ये जो एरिया है वो अक्साई चीन कहलाता है और इस एरिया को चाइना ने कैप्चर किया था 1962 के वॉर में। और ये जो एरिया है इंडिया का, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है। तो अगर आप देखेंगे तो अक्साई चीन और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये दोनों से होते हुए एक रोड बना रही थी अभी चाइना और पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिलकर। तो इसको हम लोग बोलते हैं CPEC। ये जो CPEC है ये बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो ये जो रोड जा रहा है वो यहाँ से होते हुए, चाइना से होते हुए पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। और इस एरिया में काफी सारे डेवलपमेंटल चीजें होनी थी, जैसे मेट्रो आना था, रेल आना था, और इसके अलावा पावर प्लांट आना था, और भी काफी सारी चीजें आनी थी। यहाँ कुछ एरिया ऐसे है जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, तो उसका फायदा होने वाला था। तो ये जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की डिसीजन लेती है और इसके बाद जब यहाँ इस तरह का काम करना शुरू करती है, तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कान खड़े होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ में आता है कि अगर इस जगह से चाइना और पाकिस्तान बना लेते हैं और इंडिया के एरिया में अगर एंट्री कर देते हैं, तो बहुत प्रोबेबिलिटी इस बात की हो सकती है कि आगे चलकर पाकिस्तान और चाइना मिलकर यहां से इंडिया पे अटैक कर सके और बहुत मुश्किल होगा इंडिया को प्रोटेक्ट कर पाना। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक बहुत इंटेलिजेंट स्टेप लिया था, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ एक जगह है जिसको कहते हैं दौलत बेग ओल्डी। तो दौलत बेग ओल्डी से लेकर के कोराकोरम तक एक रोड बनाने का डिसाइड करती है। और ये जो रोड बनाने का डिसाइड करती है इंडियन गवर्नमेंट, तो इस रोड को बनाने के पीछे का पर्पज यही था कि ये रोड कहीं ना कहीं जाकर के CPEC को काटती है। यानी यहाँ पे अगर रोड बन जाए तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और चाइना और पाकिस्तान इंडिया पे किसी भी तरह का अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सिक्योरिटी तैनात रहेगी। तो ये जो एरिया है, यहाँ तक जब रोड बनाना शुरू करती है इंडियन गवर्नमेंट, तो इसको लेकर के चाइनीज गवर्नमेंट बहुत गुस्सा होती है एंड पाकिस्तान भी चाइना के ही फेवर में जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया कि अब बहुत इजी होगा इंडिया के लिए इनके बीच में कुछ भी रुकावट डालना है। आगे ऐसा भी हो सकता है कि अगर इंडिया यहाँ पे कुछ रुकावट बना दे तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में कम्युनिकेशन भी यहाँ से खत्म हो सकता है। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट क्या करती है कि इसको लेकर के अलग अलग तरीके से इंडिया पे प्रेशर बनाना शुरू करती है, ताकि उनका ये प्रोजेक्ट किसी भी तरह से नहीं रुके। तो इंडिया को समझ में आ जाता है कि अगर चाइनीज गवर्नमेंट ज्यादा प्रेशर बना रही है या ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है अलग अलग तरीके से, तो इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ इंटेलिजेंट स्टेप लेती है यहाँ पे, जो लेना बहुत जरूरी था। सबसे पहले इंडिया देखती है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इंडिया को चाइना भटकाने की कोशिश करे और यहाँ पे टू फ्रंट वॉर की तरफ में लेकर जाए। मतलब ये होगा कि पहले चाइना इंडिया पे अटैक करेगा और उसके बाद पाकिस्तान भी उसके साथ आ जाएगा और इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर बाद में चाइना पे अटैक कर लेंगे। दूसरा चीज ये हो सकता है कि पहले पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करे और चाइना उसको सपोर्ट कर दे, तो इस तरीके से भी हो सकता है इंडिया पे अटैक प्लान करे। और गवर्नमेंट को यह भी दिख रहा था कि चूंकि चाइना का जो एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ से चाइना चाहे तो बहुत ही आसानी से इस एरिया को डिस्टर्ब कर सकती है और इधर से पाकिस्तान के थ्रू भी इस एरिया को काफी हद तक डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आता है कि यहाँ पे जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने की जरूरत है जिससे कि हमारा काम भी हो जाए। अगर वॉर वाली सिचुएशन आए तो उसके लिए भी हम रेडी रहें और उसके साथ ही साथ हम चाइना को भी रोक सके। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो सबसे बोल्ड डिसीजन यहाँ पे लिया है वो ये लिया है कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इस सी रूट से हम लोग चाइना के बिजनेस को रोक दें। चाइना जो भी बिजनेस करता है वो बेसिकली क्या करता है कि इस सी वाले रूट से ही करता है। अभी अगर चाइना को यहां पर घेर लिया जाए, इस एरिया में अगर हम लोग चाइना को घेर लेते हैं, तो इस एरिया में अगर घेर लिया जाए चाइना को, तो चाइना का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होगा। और चाइना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करता है, इसलिए उसका मैन पावर एंड लेबर कॉस्ट कम आता है। तो चाइना का अगर प्रोडक्शन कम हो जाए तो इसकी इकोनॉमी ऐसे ही गिर जाएगी। जैसे अभी लेटेस्ट में आपने देखा है कि चाइना के ऑलरेडी 59 एक्ट्स को गवर्नमेंट ने बैन किया है और भी इस तरह के आगे बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएंगे जो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब क्या डिसाइड करती है गवर्नमेंट कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर चाइना आती है तो चाइना को हम लोग नेवी के रास्ते से घेरेंगे। अब नेवी के रास्ते से कैसे करेंगे? इंडिया कांटेक्ट करता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ इसलिए कांटेक्ट करता है क्योंकि यहाँ पे अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक अग्रीमेंट हो जाए कि दोनों ये इस रूट को यूज कर सके,
तो चाइना के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया इनके एयरबेस को यूज कर सकता है और इंडियन नेवी यहां तक जा सकती है, ऑस्ट्रेलियन नेवी इधर तक आ सकती है। तो यहां अगर चाइना इंटरनेशनल ट्रेड के लिए निकलेगा तो यहां पे हो सकता है चाइना को फंसना पड़े, क्योंकि अगर यहां से चाइना आता है तो यहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों खड़ी है उसको रोकने के लिए। तो चाइना क्या करता है, मलाक्का स्टेट से भी कोशिश करता है घुसने के लिए और वहां से भी वो ट्रेड करने के लिए अपने शिप्स को भेजता है। तो अगर वहां से निकल करके वो आता है तो यहाँ पे अंडमान निकोबार तो हम लोगों का अपना एरिया है, अंडमान निकोबार में आराम से नेवी इनको रोक सकती है। तो इस तरह से अगर इधर से आएगी तो इधर से इनको रोका जा सकता है, अगर इस रूट से आने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलकर इसको रोक सकते हैं। इस तरह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिलकर इसको यहाँ पर घेर सकते हैं। नेपाल के एरिया को भी कैप्चर किया है ऑलरेडी चाइना ने, क्योंकि नेपाल में भी अगर आप देखें तो अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को भी अच्छी खासी फंडिंग दी है, वो भी इंडिया के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इस तरह का माहौल बनता है तो हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट ये सोच रही हो कि नेपाल के एरिया को भी यूज कर सके अगर कोई वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट होती है तो। इसीलिए नेपाल से भी, अभी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नेपाल के लोग हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमारे साथ उनका रिश्ता पुराना नहीं रहा है, हमारे साथ नेपाल का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, बट उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो जिस तरह के स्टेप्स अभी ले रहे हैं इसको लेकर के उनके बीच भी, उनके कंट्री में भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई है। और ये भी देखने को आएगा कि हो सकता है कि जल्दी से जल्दी उनके जो मिनिस्ट्री है वो गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीजें समझनी चाहिए, यहां से चाइना तैयार है कि इंडिया पे अटैक करेगा, यहां से भी चाइना तैयार होता है कि पाकिस्तान को हेल्प करेगा और दोनों मिलकर के इंडिया से पे अटैक करें। यहाँ पे दो चीज समझने का है। अगर इन केस आप मान लीजिए कि अगर इंडिया पे अटैक चाइना करती है तो चाइना के पास जो एयरफोर्स और एयरक्राफ्ट है इंडिया से क्वांटिटी में ज्यादा है, बट इंडिया के पास एक बहुत पॉजिटिव साइड है, क्योंकि इंडिया के पास भी जो लद्दाख का जो एरिया है वो ऑलरेडी 5000 मीटर के हाइट पे है। तो लद्दाख के एरिया से अगर उनको वो लोग घुसते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा जो उनको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उनका जो नेचुरल बैरियर है वही आएगा, क्योंकि एक तो 5000 मीटर का हाइट है, 5000 मीटर के हाइट तक जब आप वो अपने प्लेन को, जेट प्लेन को लेकर उड़ते हैं या फाइटर प्लेन को लेकर उड़ते हैं, तो फाइटर प्लेन में एक प्रॉब्लम ये है कि जब वो ज्यादा से ज्यादा वेपन्स को या बॉम्ब को या इस तरह के मिसाइल को लोड कर लेते हैं और उसके बाद जब लेकर चलते हैं तो एक सर्टेन हाइट के बाद उसको प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, उसके फ्यूल को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और लद्दाख में जो नेचुरल बैरियर मिलता है वो 5000 फीट का मिल जाता है, और लद्दाख से भी उनको और ऊपर जाना पड़ेगा, यानी हो सकता है 3-4,000 फीट और ऊपर जाना पड़ेगा अटैक करने के लिए। तो इतने हाइट में नेचुरली ऑक्सीजन मिलना ही बंद हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन मिलना बंद होगा तो उनकी जो एयरक्राफ्ट है जो अटैक के लिए वो लोग यूज करने की कोशिश करेंगे वो उतना इफेक्टिवली काम कर ही नहीं सकती है। और अगर फिर भी वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि कम लोड दें, ताकि कम लोड देने से, यानी कि कम सामान लोड करे इंडिया पे अटैक करने के लिए आने की अगर वो कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो वहां पे भी इंडियन एयरफोर्स आराम से उन लोगों को रोक पाएगी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ अपने जगह से अटैक करना है, और वो एक साथ ऐसे 16 टाइम्स अटैक कर सकती है, यानी उनके पास में ऐसे 16 मिसाइल्स लग सकती है उनके एयरफोर्स के अलग अलग जेट प्लेन्स में, जिसके थ्रू वो अटैक करेगी। तो यहाँ नेपाल का एयरफोर्स कुछ बहुत ज्यादा, चाइना का एयरफोर्स कुछ बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। सेकेंडली ये चीज भी देखना होगा कि अगर अभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, हम लोगों को पता है कि यहाँ पे एक कंट्री है छोटा सा सेशेल्स जो है उसका रिलेशन इंडिया के साथ बहुत अच्छा है, और सेशेल्स ने अपना एक आइलैंड भी इंडिया को देकर रखा है। मॉरिशस के साथ भी इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। तो अगर जरूरत पड़े तो सेशेल्स या मॉरिशस के आइलैंड पे एक्सेस करके, मिलिट्री एक्सेस लेकर के भी यहां भी रोक सकती है इंडिया इनको आगे ट्रेड करने से। तो यहाँ पे उनको ट्रेड में अगर प्रॉब्लम होगा तो सबसे बड़ा इशू क्या क्रिएट होगा, जो अभी चाइनीज प्रेसिडेंट के सामने आके क्रिएट हो रहा है, एक तो 59 एक्ट्स को बैन कर दिया गया। दूसरी बात, अगर इस तरह का कोई भी स्टेप लेती है या चाइनीज गवर्नमेंट अगर अभी ज्यादा पीछे नहीं हटती है तो हो सकता है कि उनके ट्रेड को प्रॉब्लम हो, और अगर उनको ट्रेड करने में प्रॉब्लम होगी तो कम्युनिस्ट कंट्री का ये रूल ही है कि अगर उनकी इकोनॉमी गिरती है तो वहां पे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और गवर्नमेंट गिरती है। रशिया में भी अपने 1991 में देखा होगा कि रशिया भी इसी वजह से 15 कंट्रीज में डिवाइड हो गया। यही चीज कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ होता है। तो अगर इनके ट्रेड को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं तो चाइना को पीछे हटना ही पड़ेगा। इसीलिए अभी इंटेलिजेंस यही सोच रही है कि नेवी के रास्ते से सबसे पहले तो हम लोग
चाइना को रोके। अब चाइना की ये स्ट्रेटेजी है कि इधर से पाकिस्तान के साइड से हम लोग इंडिया को घेर सकते हैं, इधर से भी हम लोग घेर सकते हैं इंडिया को, तो इंडिया की जो नेवी है वो भी दो रूट में डाइवर्ट हो जाएगी और इंडियन आर्मी को भी दो तरफ में प्रोटेक्शन के लिए लगाना पड़ेगा, तो आर्मी का पावर भी हाफ हो जाएगा। बट ऐसे सिचुएशन में जो इंटेलिजेंट प्लानिंग की है इंडिया ने, इससे काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि चाइना के ट्रेड को इससे नुकसान होगा। इसी के साथ एक चीज और समझने की जरूरत है कि अभी दो पार्ट में जो कंट्रीज है वो डिवाइड हो रही है। चाइना का ताइवान के साथ में भी एक बहुत पुराना डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि कुछ ताइवान के आसपास का भी कुछ आइलैंड है जिसको भी चाइना क्लेम कर रहा है कि उसका है, वो उसको लेने की कोशिश करेगी। ताइवान के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं है। जापानीज आइलैंड्स को लेने की भी कोशिश कर रहा है चाइना। जापान के साथ भी उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि चाइना यहाँ पे भी बहुत डिस्टर्ब कर रही है जापानीज को भी। तो जापान से यहाँ इंडिया को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, जापान से सपोर्ट मिल रहा है, ताइवान से इंडिया को सपोर्ट मिल रहा है। इंडिया में सिंगापुर जो है, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भी रिलेशन अच्छा ही है, क्योंकि सिंगापुर में क्या है कि सिंगापुर के जो पायलट होते हैं, जो फाइटर पायलट होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए इंडिया बुलाया जाता है, बैंगलोर में उनकी ट्रेनिंग होती है। तो सिंगापुर के साथ भी काफी अच्छा रिलेशन है, तो वहां से भी कुछ फायदा मिल सकता है इंडिया को। तो इन सभी कंट्रीज के साथ में अच्छा रिलेशन है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंडिया ने भी अच्छा रिलेशन बनाया है। हालांकि श्रीलंका के कुछ एरिया को चाइना यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ अंडमान निकोबार बीच में एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दे सकता है। और इसके साथ अब अगर आप देखें तो यहाँ पे दो चीजें क्रिएट हो रही है। सबसे पहला चीज हो रहा है कि एक तो इंडिया की बात करें तो इंडिया के फेवर में कौन कौन आ रहा है और चाइना के फेवर में कौन कौन आ रहा है। तो इंडिया के फेवर में सबसे पहले तो यूएसए आ रहा है। यूएसए आ रहा है, इससे एक फायदा और होगा कि इंडिया का जो एरिया है वहां कहीं भी यूएसए एक्सेस कर सकता है, यूएसए की आर्मी हेल्प कर सकती है और यूएसए बहुत बुरी तरह से चाइना पे अटैक कर सकता है। यूएसए के साथ में अभी चाइना के रिलेशंस भी अच्छे नहीं है और यूएसए भी इस चीज को देख रहा है कि चाइना सुपर पावर बनने के लिए कुछ गलत स्टेप्स भी ले रही है। तो यूएसए एक तो इंडिया के साथ है, जापान इंडिया के साथ है, क्योंकि जापान में भी इसी तरह का क्लेम कर रही है चाइना, उसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है। ताइवान भी इंडिया के साथ है, ताइवान भी इसलिए इंडिया के साथ है क्योंकि ताइवान को भी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है चाइना। ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी साथ दे दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया के साथ जाएगी। इस कंडीशन में अगर आप अगर देखते हैं तो मॉरिशस, सीशेल्स, ये सब तो इंडिया को हेल्प कर ही सकती है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इजराइल। इजराइल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इजराइल का हिस्ट्री है कि इजराइल ने हमेशा इंडिया को बहुत हेल्प की है। जब कभी भी इंडिया को किसी भी तरह की परेशानी हुई है तो इजराइल हमेशा बढ़कर सामने आया है। और इजराइल एक ऐसा देश है जो इतना कैपेबल है। उनकी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 88 to 90 लाख का पॉपुलेशन है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के किसी एक छोटे स्टेट से भी उनका पॉपुलेशन कम है, बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन उनकी इंटरनल गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है कि चारों तरफ से वो 6 एनिमीज से घिरा हुआ देश है, लेकिन फिर भी उनके साथ जब वॉर किया उन देशों ने तो 6 दिन में 6 एनिमीज को हरा दिया, 6 देशों को हरा दिया। उनकी प्लानिंग इतनी अच्छी होती है, उनकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी बनी हुई है कि कोई भी अगर इजराइल पे अटैक करने के बारे में सोचे या कोई भी अगर मिसाइल अटैक करने की कोशिश करे आसपास की कंट्रीज, क्योंकि चूंकि सारी कंट्रीज जो है उसकी एनिमी कंट्री है, तो वो मिसाइल इजराइल पे गिर ही नहीं सकता, उससे पहले वो उनकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ही उसको मार के खत्म कर देगी। इनके पास में टेक्निक बहुत ज्यादा है। ये अपने टोटल जीडीपी का 4.5 to 5% खर्चा कर देते हैं डिफेंस में। ये टेक्निक्स में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, आर्मी में बहुत आगे है। इनके कंट्री के हर एक सिटीजन को 3 साल तक आर्मी में रहना जरूरी है या आर्मी को सर्व करना जरूरी है। और इसके साथ इन्होंने एक चीज और किया है, इन्होंने रोबोट तैयार कर दिए हैं कि अगर इनकी आर्मी कम पड़े तो भी कोई परेशानी नहीं, रोबोट तैयार है और वो बहुत दूर से अपने टारगेट को टारगेट कर सकते हैं और बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप अगर देखें आरएनडी में भी इजराइल बहुत खर्चा करता है और इजराइल ने इस तरह से अपने कंट्री को प्लान किया है प्रोटेक्ट करने के लिए कि इजराइल पे हर जगह पे आप देखेंगे, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता है, चारों तरफ उसके दुश्मन है, तो इजराइल ने स्कूल में भी बंकर्स बना रखे हैं, कॉलेजेस में भी बंकर है, मॉल में भी बंकर है, हॉस्पिटल में भी बंकर है, घरों में भी बंकर होता है, स्ट्रीट पे भी बंकर होता है। अगर कभी ऐसा कुछ अटैक होने का रहता है तो एक सायरन बजेगा, एक अलार्म बजेगा और सभी लोग बंकर में चल जाएंगे। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत वहां पे कोई भी अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। तो इन्होंने अपने, चूंकि इनका इंटरनल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है और इन लोगों में देशभक्ति बहुत ज्यादा है, तो ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं और ये लोग डिफेंस की तरफ भी बहुत रिसर्च करते हैं। इनके जो वेपन्स होते हैं वो बहुत ही एडवांस वेपन है।
तो इजराइल भी जो है वो इंडिया के सपोर्ट में आता है, क्योंकि इजराइल हमेशा इंडिया का फेवर करता है। R&D की अगर बात कर रहे हैं तो इजराइल का आप कुछ भी उठाकर देख लीजिए, पेन ड्राइव सबसे पहले उन्होंने ही इन्वेंट किया, मोटोरोला का जो बड़ा वाला पहले फोन आता था वो सबसे पहले उन्होंने इन्वेंट करके दिया, उन्हीं की रिसर्च टीम जाकर के वो मोबाइल बनाई थी। इसके अलावा भी आप काफी सारी ऐसी चीज देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट जो बना, माइक्रोसॉफ्ट इजराइल में ही बना। यूएस और बाहर की सभी बड़ी कंट्रीज जो है वो भी अपने R&D सेंटर के लिए सबसे ज्यादा इजराइल में अपना सेंटर खोलना शुरू करती है। इजराइल की एक स्ट्रैटेजी है, पहले वो रिसर्च करती है, रिसर्च करने के बाद सभी लोगों को बोलती है अपने कंट्री में कि प्रोड्यूस करो और अपने कंट्री में उस चीज को फैला दो। वो लोग पहले यूज कर ले, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको ठीक करो, अगर वो प्रोडक्ट ठीक है तो अब उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लो, यानी कॉपीराइट पेटेंट जो करवाना है करवा लो, और उसके बाद उसको स्केल कर दो, पूरे वर्ल्ड में उसको फैलाओ और बेचो। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के फील्ड में भी इजराइल बहुत आगे है, और इजराइल हमेशा इंडिया की हेल्प करने के लिए तैयार है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर ने इजराइल के 60,000 यहूदियों को काट गैस पाइप में डालकर जिंदा जला दिया था, और वो बिल्कुल चाहते थे कि ज्यूज रहे ही नहीं, वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करें। इसलिए इजराइल ने अपने आप को इंटरनली बहुत स्ट्रांग किया, क्योंकि उन लोगों को कोई रहने ही नहीं देना चाहता था, उनको बहुत मुश्किल से उन्होंने अपनी कंट्री बनाई है। और जब उनकी कंट्री नहीं थी तब इंडिया ने उनको शरण दिया था, और इंडिया ने उनको जगह दी थी रहने के लिए। और इजराइल के पार्लियामेंट में उनके एमपीज ये बात बोल भी चुके हैं कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री था जिसने हमें रिलीजियस राइट भी दिया, अपने रिलीजन को फॉलो करने भी दिया, और उस टाइम पे हमारी हेल्प की थी जब हमें उनके हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो इजराइल की तरफ से इंडिया को हमेशा हर चीज के लिए सपोर्ट है, और इजराइल के सारे एमपीज भी रेडी रहते हैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। इजराइल से चाइना डरती है, इजराइल से यूएसए भी डरती है। इजराइल अगर इंडिया को पूरी तरह से सपोर्ट करता है तो यहाँ पे चाइना के लिए और मुश्किल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि चाइना चाहेगा नहीं कि इजराइल यहाँ पे इस वॉर में शामिल हो। और चूंकि अमेरिका आ गया है, इजराइल आ गया है, ऑस्ट्रेलिया आ गया है, उधर ताइवान आ गया है, जापान आ गया है, और भी काफी सारी कंट्रीज हैं जो अभी उठ करके इस तरह से करना शुरू कर रही है चाइना के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट। तो चाइना के लिए एक बहुत बुरा दौर शुरू होने वाला है। अगर चाइना अटैक भी करता है तो जैसे मैंने कहा कि उनकी एयरफोर्स, चाहे उनकी एयरफोर्स में हमसे ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी की प्लेन्स है, लेकिन जब उतना हाइट पे एरोप्लेन जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फ्यूल पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, इसलिए एयर अटैक में इंडिया को ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इंडिया ने अभी और एक काम किया है, जो रूट का डाइवर्जन किया था, रूट के डाइवर्जन के चलते भी अभी इंडिया को एक पॉजिटिव साइड ये मिलेगा कि पहले जब पहुंचने के लिए, यानी आप ट्रांसपोर्ट करके अपने आर्मी के चीजों को पहुंचाने के लिए 8 घंटे का टाइम लगता था, अब सिर्फ 35 मिनट्स का टाइम लग रहा है। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अब आर्मी किसी भी चीज को इजीली बॉर्डर पे अवेलेबल करा देगी 35 मिनट्स के अंदर। तो ये भी चाइना के लिए टेंशन वाली बात है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ये समझ में आता है कि ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अगर चाइना पे ट्रेड को हर तरफ से रोक दिया जाए तो चाइना को बहुत बुरा प्रॉब्लम होगा। और इस कंडीशन में अंदर से पब्लिक प्रोटेस्ट कर देती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो भी बढ़ेगा। कोरोना के चलते भी चाइना पे बहुत ज्यादा क्लेम किया जा रहा है, बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं चाइना को। तो इस टाइम के इन्वायरमेंट में चाइना चाह ही रहा है कि कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए जिससे कि लोगों का ध्यान हटे, और इस तरह की सिचुएशन में चाइनीज प्रोडक्ट को जो बायकॉट किया जा रहा है वो इंडियंस ना करें। अभी जैसे चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट किया है तो इसके बाद चाइनीज मीडिया में भी अब अगर आप देखें, उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया है कि अगर चाइनीज इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते हैं तो इंडिया को कोई नुकसान नहीं होगा, अगर इंडियन चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करना बंद करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ट्रेड डिफिसिट बहुत बड़ा है। तो हर तरह से अगर आप देखें तो चाइना को नुकसान होने वाला है इसमें। और पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काबिलियत हमें प्रूव करनी थी 4 बार के वॉर में हमने प्रूव कर दिया है, और आगे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इनको पता है एक दूसरे के सपोर्ट पे ही काम कर सकते हैं, इनकी ताकत नहीं है कि आगे घुसकर इंडिया पे डायरेक्ट अटैक करें या सीधे सीधे फ्रंट वॉर करें, क्योंकि फ्रंट वॉर जितनी बार भी उन्होंने कोशिश करी है करने की, इंडिया से हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ी है। तो इस सिचुएशन को देख करके समझ में आता है कि यहाँ इंडिया को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में स्टेटमेंट्स काफी आएंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आएंगे, कोल्ड वॉर चलेगा, बट ऐसा नहीं लगता कि ये डिस्प्यूट बहुत ज्यादा टाइम तक लगने वाला है, ये सॉल्व होगा। और अगर चाइना ये गलती करता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चाइना रहे ना रहे,
पाकिस्तान का तो जीना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हो सकता है पाकिस्तान नक्शा से ही गायब हो जाए। तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप करंट अफेयर से रिलेटेड स्टडी को पूरी कीजिए, और आगे जो भी इससे रिलेटेड डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट है, वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीजें और एडवांस चीजें हम लोग क्लियर करेंगे, और ज्यादा डीप में घुसने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या भी स्ट्रेटेजीज होगी इंडियन गवर्नमेंट की चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।